हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आरएमएस टाइटैनिक, जो अपने वक्त का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज माना जाता था। Southampton, England, April 10th. It begins with a joyous celebration. अपने सफर के आगाज में इस शिप की बहुत सी प्रमोशंस होती हैं। इस शिप में बहुत से पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज भी शामिल होती हैं। कंपनी ने इस शिप की प्रमोशन करते हुए लोगों के दिमाग से ये निकाल ही दिया कि ये जहाज भी डूब सकता है। टाइटैनिक का सफर शुरू होता है साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से, जो न्यूयॉर्क पे खत्म होना था। बीच में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी पूरी दुनिया को इतनी जल्दी एक्सपेक्टेशन थी ही नहीं। Where were you when the ship struck the iceberg? In the steerage class. एक बड़े से आइसबर्ग से टकरा के अटलांटिक ओशन में ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बेसिकली इसके डूबने में किसी एक शख्स की गलती नहीं, इसमें बहुत से लोगों की कोताहियां, कंपनी की अकड़, मिसअंडरस्टैंडिंग और बैड लक भी शामिल है। History happened here on April 15th, 1912, when the ship that was thought to be unsinkable plunges to the bottom of the frigid North Atlantic. अटलांटिक ओशन का पानी इस वक्त 24 फ़ारेनहाइट मतलब के माइनस 2.74 सेंटीग्रेड था। How cold? Freezing. Maybe a couple degrees over. ओशन में बहुत से आइसबर्ग थे। जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को इस बात का अंदाजा होते हुए भी उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और जहाज की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपना सफर जारी रखा। Let's stretch your legs. Yes, sir. 21 knots, sir. और ये खबर भी टाइटैनिक को अपने करीबी शिप से मिली। बेसिकली जब ये जहाज पानी में चलते हैं तो ये एक दूसरे को रेडियो के जरिए सिग्नल्स दे रहे होते हैं। इसी तरह टाइटैनिक को भी इस बात की वार्निंग आ चुकी थी कि इस समंदर में बहुत से आइसबर्ग्स हैं। ये इस बात का अंदाजा होते हुए भी टाइटैनिक ने अपनी स्पीड कम नहीं की। 14 अप्रैल की रात 11:30 के करीब जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से क्रूज नेस्ट पे बैठे फ्रेडरिक फ्लीट एंड रेगिनेंट ली इस बड़े से आइसबर्ग को देखते हैं और फौरन इमरजेंसी बेल बजाकर अपने बाकी क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करते हैं। ये खबर व्हील हाउस में बैठा शख्स रॉबर्ट हाइचिन तक पहुंचती है कि जहाज को फौरन लेफ्ट की तरफ मोड़ो, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट हाइचिन से एक भूल हो जाती है। वो पैनिक में आकर इस जहाज को राइट की तरफ मोड़ देते हैं, जो कि इसको आइसबर्ग से और करीब ले जाती है। तू तो रोलर से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी। जहाज आइसबर्ग से साइड से टकराता है, जिससे जहाज के 6 कंपार्टमेंट पानी में डूब जाते हैं। और जबकि कंपनी का कहना था कि अगर जहाज के 4 कंपार्टमेंट भी पानी में डूब गए तो जहाज को कुछ नहीं होगा। और इंजन रूम में बैठे कैप्टन ये डैमेज देख के रियलाइज करते हैं कि इसके तो 6 कंपार्टमेंट डूब गए हैं और अब जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। Will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. हारोल्ड थॉमस कॉटम कैप्टन के कहने पर डिस्ट्रेस सिग्नल्स भेजना शुरू कर देते हैं ताकि करीब में जो भी जहाज मौजूद हो वो इनको आकर फौरन रेस्क्यू कर सके। लेकिन करीब में एक जहाज जरूर मौजूद था, उसने अपना रेडियो कुछ ही देर पहले ऑफ कर दिया था। 107 किलोमीटर दूर आरएमएस कारपेथिया इन सिग्नल्स को कैच कर लेता है और फौरन ही टाइटैनिक की मदद के लिए निकल पड़ता है। और इस दौरान जहाज के बाकी क्रू मेंबर्स फायरवर्क्स भी करते हैं कि कोई जहाज करीब होगा तो वो हमें देख लेगा और हमारी मदद के लिए आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। 37 किलोमीटर दूर जो जहाज था उसके एक क्रू मेंबर ने इन फायरवर्क्स को देखा और कैप्टन को इन्फॉर्म भी करा। लेकिन कैप्टन ने कहा कि टाइटैनिक में बड़े लोग होते हैं, शायद पार्टी चल रही होगी। इट्स नॉट अ डिस्ट्रेस सिग्नल, इग्नोर इट। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ये देखकर पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने का कहते हैं और सभी क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लोगों को ये लगता है कि जहाज डूबने वाला तो नहीं है, क्योंकि कंपनी ने प्रमोशन में यही कहा था
कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है। वक्त के साथ साथ जहाज के और कंपार्टमेंट में भी पानी भरना शुरू हो जाता है और जब तक लोगों को लगता है कि ये जहाज तो डूब जाएगा, उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और फिर लोग लाइफ बोट में अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये लड़ाई भी कंपनी की अकड़ की वजह से हुई थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जहाज तो एक अनसिंकेबल जहाज है, इसलिए उनको इस जहाज में लाइफ बोट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने सिर्फ इस जहाज में 20 लाइफ बोट रखी थी। अब आप खुद सोचें, 2240 लोगों के लिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स। कुछ ही देर बाद जहाज दो हिस्सों में डिवाइड हो गया और जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया। एक अनसिंकेबल जहाज अटलांटिक ओशन में ही हमेशा के लिए डूब गया। करीब 492 पैसेंजर्स और 214 क्रू मेंबर्स ही बच पाए और बाकी करीब 1500 लोग पानी में डूब के मर गए और जिन्हें तैरना आता था वो इस वजह से मर गए कि पानी का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। RMS कारपेथिया जो कि टाइटैनिक की मदद को निकला था, वो करीब 3.5 घंटों बाद उस पॉइंट पर पहुंचता है, लेकिन वहां टाइटैनिक अब डूब चुका है। वहां पर सिर्फ डेड बॉडीज फ्लोट करती नजर आ रही हैं। RMS कारपेथिया उन सभी लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है जो कि उन 20 लाइफ बोट में होते हैं। आज ऐसा होता कि कैलिफोर्नियन जहाज भी अपना रेडियो ऑन रखता और फौरन ही लोगों को बचाने के लिए आ जाता, तो ये वाकया इतना हॉरिबल नहीं होता। आफ्टर दिस इंसिडेंट कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन पे इस बात पर केस भी हुआ कि इन्होंने अपने रेडियो क्यों ऑफ कर रहे और इन फायरवर्क्स को सीरियस क्यों नहीं लिया। और इतने बड़े डिजास्टर के पीछे किसी एक शख्स को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इसमें व्हाइट स्टार लाइन कंपनी की अकड़ भी शामिल है जो जहाज की स्पीड में कमी लाने नहीं दे रही थी और मुसलसल प्रेशर बनाए रखे हुए थे। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइबर्स किधर है यार? आप वीडियो तो जरूर देख रहे हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। चैनल को सब्सक्राइब तो करो, लाइक करो और बेल आइकन भी दबाओ। हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना।